अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर बाज़ाब्ता आज हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में जहां मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर नज़रें जमी हुई थी वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब थे, जो इस तकरीब में मौजूद थे। और इस तकरीब के बाद उनसे जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत मुस्बत जवाब दिया और वाज़ेह था कि उन्होंने बहुत खुशी के साथ न सिर्फ उन्हें कबूल किया है बल्कि वो खुश थे कि उनका न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है बल्कि वो ख़ुद भी समझते हैं कि उनकी गिरां कदर खिदमात हैं और उनसे उनकी बहुत बेहतर तवक्कुआत हैं। तो अगर ये बात की जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 26वीं आइनी तरमीम की मुखालफत की, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के अंदर शिरकत भी नहीं की, लेकिन अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत होना और नए ख्वाहिशात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए इजहार करना खुश आइंद तस्वुर किया जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के अंदर अपने अरकान को शरीक करने पर राजी होगी? और उसके साथ बात करेंगे कि बुशरा बीबी की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिहाई की बात बहुत से बातें हो रही हैं। कहीं से कहा जा रहा है कि उन्हें डील के तहत रिहाई मिली है, कहीं कहा जा रहा है कि उनको ढील मिली है जिसकी वजह से उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। लेकिन क्या बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे निमटने के लिए अपना किरदार अदा कर पाएंगी? और उसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बुशरा बीबी की रिहाई क्या किसी परेशानी का बाइस होगी? और इसके साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अचानक बिलाखिर हम कहेंगे कि वो लंदन रवाना हो गए हैं। कहा तो ये जाता था कि वो इलाज मुआवजे के लिए जाना चाहते हैं, तवील अरसे से जाने की बातें हो रही थी, लेकिन उन्हें 26 आइनी तरमीम करवाने के बाद जो सबसे बड़ा हुकूमत को चैलेंज दरपेश था उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ही वो लंदन रवाना हुए हैं। वहाँ लंदन जाने की अगराज़ो मकासिद क्या हैं, कितनी देर तक वहाँ पर वो क़याम कर सकते हैं और वापस आने के बाद वो हमें किस किस्म के नवाज शरीफ हमें दिखाई देंगे? वो सियासी तौर पर मुतहरिक होंगे या इसी तरीके के साथ बुझे हुए दिल के साथ वो सियासत करेंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल हारमनी इनिशिएटिव का आगाज़ हो गया है। रियाद सीजन में विजन 2030 के तहत इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, जिसमें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान की मौशरत और दीगर पाकिस्तान की जो अहम तरीन मुख्तलिफ लोग दास्तानें हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात हैं वो इस सीज़न में शिरकत करके पाकिस्तान के पवेलियन को वहाँ पर उसमें वहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे, जिसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ईवान सदर में बिलाखिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर हल्फ भी उठा लिया। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ से स्पेशल आए और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हमने पहले भी बात की थी कि ग्रेजुअली वो रियलाइजेशन कर रही है और कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग भी है, कहीं हल्की फुल्की ढील भी है, जिसकी वजह से वो कुछ मामलात की मुखालफत ज़रूर करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं? और यही वजह है कि 26 आइनवी तरमीम की मुखालफत की, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया। वकला ने भी मुखालफत की लेकिन खामोशी है। लगता है कि गर्द बैठ गई है और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होने जा रही हैं। भट्टी साहब, अरसा दराज से हम एक बात करते हैं कि हमेशा संजीदगी जो होती है ना वो बुरवेकार आती है। अभी देखें कितनी मुखालफत की, कितना शोर गुआ किया PTI ने कि जी हम 26वीं यानी तरमीम नहीं होने देंगे। इनके वकला ने कहा जी हमारी लाशों से गुजर कर होगी, हमें रोंदना होगा। बड़ी बातें, बड़े बड़े बोल बोले गए, बड़ी बड़ी धमकियाँ दी गई, यहाँ आने की कॉल दी गई। आपने देखा तरमीम भी होगी और वो जिसके नतीजे में जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने, उसकी तकरीब हल्फबर्दारी में जो भी PTI को लीड गंडापुरी कर रहे हैं, जो भी एहतजाज होता है, आपको पता है मेन प्लेयर तो वही होते हैं, वो आए खुद। तो अब कहाँ रह जाते हैं आपके एहतजाज, कहाँ गई आपकी भड़कें? समझदारी बुरवेकार आई ना कि सिस्टम से अंदर रह के आपने जदोजहद करनी है, और जिसके नतीजे में आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदी की है भट्टी साहब कि कहाँ एहतजाज की कॉल, कहाँ उसकी हल्फबर्दारी में शिरकत, और उनको तस्लीम करना है। और कैसे ऐलान करें वो तस्लीम, PTI ने उन्हें तस्लीम कर लिया। दूसरी बात भट्टी साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, 26वीं आइनी तरमीम ने जो गर्दो गबार के, सियासी गर्दो गबार की बात कर रहा हूँ, जो बादल छाए हुए थे,
जी दिसंबर में ये निज़ाम नहीं रहेगा, बानी पीटीआई ऐवाने मनसब पर बैठ जाएंगे, वज़ीर आज़म में बैठ जाएंगे, फलां हो जाएगा, डींग हो जाएगा। क्या हुआ सारी बातों का? जैसे 26वीं यानी तरमीम हुई, सारी चीज़ें अपनी अपनी तरफ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और अभी बुशरा बीबी भी की रिहाई भी होगी। हुकूमत की सफ़ों में बिल्कुल चैन सुकून है, ठंड प्रोग्राम है। नहीं खासा पहले तो कहते थे कि वो खान आएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और इसको बाहर नहीं आने देना, मकबूलियत के चर्चे हैं, वो आएगा तो निज़ाम अतल पतल हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं सब सुकून है। अच्छा, नहीं मैं कहता हूँ ये जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, ये जो डील की है गंडापुर ने, इसको बानी पीटीआई की आशीर्वाद हासिल है। अब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब उनको रियलाइज़ कराएंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कल बात की थी बड़ी खौफनाक कि जो फरा बीबी है उनकी जो तहकीकात हैं, जो उन्होंने फरा बीबी नहीं, फरत शहजादी, वो कल नहीं मतलब पंजोता साहब इस बात पर खाइफ हो गए थे कि आप उनके जो उनके नाम फर्क होगी मत के, फरत शहजादी, फरद शहजादी कह लें, हमें क्या है, वो खातून है, हमारे लिए काबिल सर उनका एहतराम है। लाइफ स्टाइल लेकिन देखा, वो जिस मुस्तअमल किस्म है की वो मीडिया में। महंगे ब्रांड्स के उनके वो पर्स खरीदती थी, बाकी चीज़ें डायमंड की अंगूठियाँ के एक्सचेंज होता था, स्पेशल जेट के ऊपर सफ़र होते थे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फरत शहजादी के नाम से मुखातिब भट्टी साहब करें। पूरा लाहौर उन्हें फरा गोगी के नाम से जानता, वो मुस्तअमल है, नाम पूरे मीडिया में चलता है। चलो फरद लेकिन सर अब शहजादी, फरत गोगी से अपग्रेड होगी, फरत शहजादी होगी, तो खैर शहजादी सब क्या साहबा, जाना है आपका, कोई आप मसला उनका नहीं। मैं स्टेटस तो क्यों इतना- कम करना चाहते मैं हैं? कोई इससे कोई स्टेटस भी कम नहीं होता, उनका नाम है, खवातीन के नाम गोगी उन्होंने भी एक होते बड़ी हैं, कोई मेहनत मसला नहीं। तवील रियाजत के बाद ये स्टेटस हासिल किया, आप उससे छीनना चाहते हैं स्टेटस? नहीं कोई नहीं, उनको स्टेटस रहने दें। उनके पास चलिए, बात फिर की ठीक तरफ है, आते हैं फिर ठीक है, आ गया कि ये। उनकी तहकीकात जो है, जो आपने कल बयान किया था, वो बिल्कुल आखिरी मरहले में है। ये बताया जाएगा। अब ये दोनों कुफ्ते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी उनको समझाते रहे, उन्होंने अपनी ज़ात तक कहा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है भट्टी साहब आपकी, कि अभी मेरा रहने दे, अभी पहले बुशरा बीबी साहिबा को रहा करवाएं। ठीक है एक मरहला तो तय हो गया ना जी। अब ये जो दोनों शख्सियात हैं अपनी हिकमत और दनाई से कायल करेंगे कि तहकीकात आखिरी मरहले में है। जब फ़र्द शहजादी पर हाथ पड़ेगा तो समझ लें कि फिर बुशरा बीबी पर भी हाथ पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात ना मानी बुशरा बीबी बिल्कुल की ठीक। और अली अमीन गंडापुर। खान साहब फैसल वार्डर ने शायद इसलिए ही कहा है कि डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान खान सब के लिए, तो लगता है ये कि शायद मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन खान साहब हम ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून के कायद और आपके भी महबूब सियासतदान नवाज शरीफ साहब बिलाखिर कई दिनों से कोशों में थे, कई प्लान बने लेकिन नहीं कि लंदन रवाना हो गए। इलाज मुआलजा तो उनका होना चाहिए, चेकअप भी बनता है, लेकिन वो कई महीनों से डिले का शिकार भी था। क्या सिर्फ लंदन जाने का मकसद चेकअप करवाना है, मामूल का कुछ दोस्तों से मिलना मिलाना है, कुछ बेहतर फील करने के लिए गए हैं, या इसके पसे पर्दा कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं? भट्टी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका इलाज तो चलता रहता है, ज़री बात है, बीमारी भी उनके बीमार भी रहते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, 70 के पेटे में है, तो वो चलता रहता है। लेकिन जब वो बरतानिया जाते हैं ना, आपको पता है, तो वहाँ उनके सज्जन बेली भी हैं, कुछ और भी दोस्त हैं। जितनी भी सियासी वारदातें कह लें उसे आप, ये लफ्ज़ गैर मुनासिब हो शायद, अचीवमेंट्स जितनी भी हासिल की हैं उन्होंने, वो सारा प्लान वो लंदन में बैठ के मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था, पहले भी और अभी भी। जो गए हैं उनके सज्जन हैं, बेली हैं, उनसे मिलेंगे, कुछ उनके दिल का हाल सुनेंगे, कुछ अपने दिल का गुबार निकालेंगे, वहाँ को नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, अब क्या करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का आप चेहरा नहीं देखते, उनके चेहरे पर वो मुतमिन नहीं है, वो खुश नहीं है सियासी निज़ाम से, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत के निज़ाम में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा सर। उनके चेहरे पर उकताहट जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ का एक फेस ऐसा है ना, वो अपना फेस छुपा नहीं सकते। जो उनके दिल में उनके चेहरे पे आया होता है, बिल्कुल 100%। बानी पीटीआई ने ये बड़ा पक्का मुंह करके, मुंह बन के, पंजाबी के अंदर झूठ मारना, मुंह बन के झूठ मारना, पता भी होगा सारी गल का, बिल्कुल अग्रेसिव होके। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का फेस ऐसा है भट्टी साहब कि वो उनके चेहरा बिल्कुल अया हो जाता है। अभी भी जब वो बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, सारे जब पार्लियामेंट लीडर्स ने गुफ्तगू की, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, मरकज के अंदर उनके भाई की हुकूमत है, 26 से आईनी तरमीम करवा ली है, हुकूमत को जो गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था उससे उन्होंने खुलासी हासिल कर ली, तो अब किस बात की फिक्र है? भट्टी साहब वो तो ले आते हैं ना छोटे भाई मिन्नत तरला करके, आए भाईजान आए। मियाँ नवाज शरीफ का चेहरा क्या बयान कर रहा है? वो ना इस निज़ाम से मुतमिन है, ना जो उनसे जो वादे वईद किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, और ना जो गवर्नेंस चल रही है इससे वो ज़रा बर मुतमिन नहीं। ये सारी कहानी उनका चेहरे पर लिखी हुई है, पढ़ने वाला कोई हो तो पढ़ सकता है। अब वो जब गए हैं भट्टी साहब जी, अब वो अपने जो ग्रंटर हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ ये सारा निज़ाम का एक प्लान बना था, कहेंगे आए भी बैठें गपशप करें, वहाँ गपशप होगी।
अब ये हमें तो नताइज से पता चलता है क्या ठीक। होता है भट्टी साहब, कोई हमें कौन बताता है कि क्या वहाँ बातें होती हैं, अंदाज़ा लगाते हैं हम अपना, कभी कभी कोई चिड़िया या तोता या कबूतर को बात ले भी आता है, ठीक है ना। तो वो मियाँ साहब के आने के बाद पता चलेगा, उससे मैं ये अंदाज़ा करूँगा अगर वो आकर वापस वतन आए जब, और मुतहर्रिक उन्होंने सियासी किरदार अदा किया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को सदर क्यों बनाया गया था जमात का, कि वो मुतहर्रिक हो, जलसे करे, एक सियासी बयानिया, चलो हुकूमती निज़ाम तो चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो जो एक बयानिया है, एक पॉलिटिकल एक बिल्कुल स्पेस जो बिल्कुल खाली कर दी है नून लीग ने, वो खत्म हो गई है सारी। ऑनरशिप नहीं है, और जो ऑनरशिप लेने का मामला है उसमें वो बार बार सेलवड़ाई साहब हमारे दो सीनियर वो कहते हैं कि इनके पास सियासी कोई बयानिया नहीं है, तो बिल्कुल बात ठीक कहते हैं। क्या वापसी को करते हैं? वापसी पर भट्टी साहब अगर वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुए, किरदार अदा किया, तो समझ लें कि इस निज़ाम को भी ऑन कर रहे हैं। तो इधर भी जो सिस्टम है ना भट्टी साहब, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो इधर से ऑन करेंगे तो फिर इधर से ऑन करेंगे। दूसरी बात सुन लें जी, अगर उन्होंने किसी तरह दरवेशी अपनाई, निज़ाम को ऑन न किया, तो सिस्टम फिर ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? कहते हैं, कहने वाले कहते हैं शहबाज तू तो गया, ठीक है, फिर 3 रुकनी इत्तेहाद सलासा, JUI-FA, PTI, पीपल्स पार्टी, ये बिल्कुल मचान पे निशाना लगाए शिस्त बांधे खड़े। जैसे ही वो उन्होंने अपने ओनरशिप ना ली तो जो जपटा मार के इस निज़ाम को पलट देंगे, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, बड़ी खतरनाक खासा प्रेडिक्शन की है। आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और PTI, इनका मुस्तकबिल के अंदर ये अलायंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रंग लेके आती है, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी और लोग दोस्तों से मुलाकातें, क्या जो उनको खदशात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो लंदन में मौजूदगी के दौरान वो दूर हो पाते हैं या नहीं, और वापसी आकर क्या वो हिकमत अमली अपनाएंगे, तो इसका बात तो इस बात का हतमी तयन तो बाद में होगा। लेकिन लगता यह है कि नून लीग के कायद कुछ मामलात को डिफरेंट अंदाज में चलाने की ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हवाल कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है वो कैसे बहाल होने जा रहा है, और वहाँ पर जो इख्तलाफात की बातें सामने आती थी वो कब और कैसे ख़त्म होगी, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुअज़्ज़िज़ जजी साहिबान के मबैन इख्तलाफ राय बिल्कुल सामने आ चुका था, और इख्तलाफात एक शिद्दत इख्तियार कर चुके थे, जिसके नतीजे में सियासी जमातों के मबैन जब उनके फैसलों पर, उनके एक्ट के ऊपर बातचीत होती थी, तो उससे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा था। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा तो अब घर जा चुके अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद, लेकिन उसके बाद अभी चैलेंजेस बहुत से मौजूद हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और बिलखसूस और जस्टिस मुनीब दोनों मोस्ट सीनियर जजेस हैं। अब उनका रोल बहुत मैटर करेगा। आने वाले दिनों में जस्टिस याहिया अफरीदी को किन चैलेंजेस का सामना होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं GTV न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कंबर जैदी। आपका बहुत शुक्रिया। कंबर, आपसे जानना चाहूँगा, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तो कुछ डायरेक्शन जारी कर चुके हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, आइनी बेंच कैसे बनेंगे, और उसके साथ उन्होंने जो बेंच बनाने से मुतल्लिक कमेटी है उसकी तश्कील 9 भी कर दी है, लेकिन जिस सूरत हाल का सामना रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के इख्तलाफात की वजह से, क्या नए चीफ जस्टिस उन इख्तलाफात को या जजेस की मबैन जो खलीज पैदा हो चुकी थी उसको कम या ख़त्म कर पाएंगे? सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, सबसे जो बड़ा टास्क है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जो कि माजी में अपना चैम्बर शेयर कर चुके हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों पार्टनर्स थे। इनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट में राइट नाउ जो डिवीजन है, जिसका जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हालिया खत में जो है जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान जो खलिज आई वो जस्टिस काजी फाइज़ा के दौर में आई। अब जस्टिस याहिया अफरीदी क्या उनको मुत्तहिद कर पाते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह की बात करें तो उनका भी यही नजरिया था कि जजेस की डिवीजन जो है इससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और ये जजेस की डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो सबसे पहला इकदाम किया, यानी बतौर चीफ जस्टिस अपनी हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान सदर से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो नोटिफिकेशन किया वो जजेस कमेटी का किया। उस जजेस कमेटी में जिन 2 जज साहिबान यानी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को निकाल दिया गया था, और जस्टिस मंसूर के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस जो आया है उस पर अमल खुद दोनों बैठने को भी तैयार नहीं थे, खुद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। फाइज़ा ने तकरीबन 13 वजूहात
जस्टिस मुनीब को निकालने की दी थी। लेकिन आज जस्टिस याहिया अफरीदी ने एकदम वो तमाम वजूहात मुस्तरद करते हुए जो जजेस हैं, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको वापस कर लिया। बिल्कुल ठीक। जैदी साहब ये बताइएगा, एटलीस्ट डेफिनेटली जस्टिस याहिया अफरीदी कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त एक इख्तलाफात ने जन्म लिया है उनको ख़त्म करें, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने की भी वो कोशिश कर चुके हैं, और पैरेलल उन्होंने इस कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी का हिस्सा तो बना दिया है। आपकी क्या मालूमात हैं, आपकी क्या असेसमेंट है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी में आकर बैठेंगे? कमेटी बन जाना तो ठीक है, लेकिन वो आकर बैठें और बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से अपना किरदार अदा करें, चूँकि इसी मौके के ऊपर जब कमेटी की तश्कील की गई है, उसी मौके के ऊपर कुछ हुकूमती सर्कल से ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की कोशिश कर रही है, ताकि जो 3 रुकनी कमेटी है इसको 5 रुकनी बनाया जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वो इस कमेटी में बैठ कर बेंच की तश्कील साजी में अपना किरदार अदा करेंगे? सर, जो दोनों हवालों से बड़े इंपॉर्टेंट ये दोनों इश्यूज हैं। सबसे पहली जो मालूमात हैं वो ये हैं कि जस्टिस मंसूर ने एक जो शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि मैं कमेटी का पार्ट तब बनूंगा जब आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे। 28 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट मीटिंग कॉल कर लिया। इसमें तमाम जजेस बैठेंगे। जो ऑफिशियली तो अभी नहीं आया, लेकिन कुछ सोर्सेस ने हमें जो बताया उसमें एजेंडा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसको देखा जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा, जजेस मुशावरत की जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी उनसे इनपुट लेंगे, अपना इनपुट देंगे, और उसके बाद जिस तरह से जस्टिस मंसूर कह रहे थे कि आप जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, उसके बाद कोई फैसला करें। तो ये तो एक काम होने जा रहा है। दैट मींस कि ये एक ग्रीन सिग्नल है जस्टिस मंसूर की तरफ कि आप आए उस जजेस फुल कोर्ट में, क्योंकि जस्टिस मंसूर अभी है नहीं, तो जस्टिस मुनीब उसका पार्ट बनेंगे। तो फुल कोर्ट मीटिंग तो हो गई। अब जस्टिस मुनीब ने, आज हमने देखा कि वो हल बर्दारी में भी शरीक थे, जबकि जस्टिस काजी फाइजीसा के लिए जो रेफरेंस कल फुल कोर्ट दिया गया उसमें शरीक नहीं थे। एक ये सिग्नल जाता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ ये दोनों जजेस कोऑपरेट करेंगे, और ये जो दोनों जजेस उनकी इस जजेस कमेटी का हिस्सा होंगे, बिकॉज एक कंसेंट तो उनका एड्रेस हो गया। आपने वो 2 जजेस की बात की थी। देखिए, अब हुकूमत एक स्टेप आगे जा रही है। हमारे पास जो इतलात मौजूद है, हुकूमत की जो लॉ टीम है वो इस बारे में डिस्कस कर रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो इन्होंने, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार दोबारा दे दिया। अब वो इसमें ये कर रहे हैं कि ये इन 3 जजेस की जो तादाद है इसको बढ़ाकर 5 जजेस कर दिए जाए। अब 5 जजेस करेंगे तो उसमें फिर जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल सीनियरिटी पे हैं। तो 2 जजेस जो जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस मंसूर हैं, उसके साथ फिर जस्टिस जमाल और जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान हो जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस करेंगे। तो ये हुकूमत प्लानिंग कर रही है। बट सुप्रीम कोर्ट में पहला जो ऑर्डर आया है वो उस ऑर्डिनेंस के जरिए वो जो जजेस कमेटी थी उसको खत्म करके अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल दिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, शामिल कर दिया गया। जी, कंबर जो नए चीफ जस्टिस आए हैं याहिया अफरीदी, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट की हामांगी है जो मुतासर हुई है माजी में, उसको हामांग करने के लिए इकदाम तो कर रहे हैं। लेकिन आप बताएं मुझे कि जुडिशल कमीशन और जो ऐनी बेंचेस हैं वो कब तक बन जाएंगे? देखिए, ये तो बहुत जल्द बुलाया जाएगा, क्योंकि जो आईनी बेंच बनना है वो एक आप ये कह सकते हैं फंडामेंटल हैसियत रखता है। ये आईनी तरमीम जो की गई है सारी की ही उस वजह से गई हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी, आप देखेंगे आज या कल में ये इसका भी अनाउंस हो जाएगा कि कब तक ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। लेकिन भट्टी साहब, इसमें मेन मामला जो है, वो जो सबसे बुनियादी मामला वो ये है कि इस जुडिशल कमीशन की जो तरतीब दी गई है इसमें 13 रुकन है। उन 13 में से तकरीबन 9 वोट अगर गिने जाएं तो वो बनते हैं हुकूमत के, यानी हुकूमत को ऑलरेडी अक्सरियत हासिल है अगर वो जजेस जो पहले से हुकूमत की साइड ले रहे हैं वो इसमें अपना वोट डालते हैं। जिसमें आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फिर प्रेसिडिंग जज है, फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, फिर लॉ और इसके साथ जो है आपको पता है कि 4 जो कौमी असम्बली, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से मेंबरान, तो उनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो हुकूमत को इसमें अक्सरियत हासिल है। हुकूमत कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे हमने नहीं जाना, जबकि सीनियरिटी पे वो है। तो मेरा अपनी जो व्यू पॉइंट है इसमें, एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी को भी उस बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है। दूसरा जो अभी फेवरेट कंसिडर किए जा रहे हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जो कि सीनियरिटी पे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के
बाद आते हैं। बिल्कुल ठीक। जैद साहब ये बताइएगा, अब जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है वो अगला बड़ा अहम तरीन मरला है। अगरचे कि जब आज चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब थी वहाँ पर अली मीन गंडापुर ने शिरकत की। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, पार्लिमानी कमेटी में शरीक नहीं हुई, लेकिन अब वो कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करके अब्जॉर्व कर रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के ऊपर भी खासी नज़र रखते हैं, उनके कानूनी मामलात के हवाले से भी आपके इंटरेक्शन रहता है उनके साथ। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी असेसमेंट क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अरकान को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाने पर आमादा होगी या नहीं? देखिए सुहेल साहब, अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने वोट तो नहीं किया आईनी तरमीम को, और फिर उसके बाद इन्होंने उस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं बने कि इनको मालूम था कि पार्लिमानी कमेटी क्या करने जा रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज की एक डेवलपमेंट है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सहाफियों के सवाल में कहा कि जब जस्टिस मंसूर ने उनको चीफ जस्टिस मान लिया तो पीटीआई को मानने में इसमें क्या मजाक है, वो तो मेरे डीआई खान से है, वो तो मेरे इलाके के हैं। तो अभी राइट नाउ जो पीटीआई में ये बाकायदा तौर पर कोर कमेटी में ये मामला डिस्कस नहीं हुआ है वेदर दे आर गोइंग टू वोट फॉर द जुडिशियल कमीशन में जो आईनी बेंचेस होंगे उनके हेड के लिए। लेकिन इतनी इतलात जरूर हैं कि एक जस्टिस याहिया अफरीदी और फिर टीम में शामिल होने के बाद कुछ कंसर्न्स जो हैं उनके एड्रेस जरूर हुए। तो अगर वो ओवरऑल देखें, अगर उनको ये लग रहा होगा कि हमारा वोट काउंट करता है और हमारी जो है किसी मैच पड़ सकता है तो वो वोट देंगे। अदरवाइज जो अभी तक की इतलात हैं इस पर कोई हतमी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन पीटीआई इसको कंसिडर जरूर करेगी कि एक प्रोसेस का तो हम पार्ट नहीं बने, लेकिन अब हमारे चूंकि कंसर्न एड्रेस हो रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये इन दो जजेस सीनियरिटी पे जो है इनके हवाले से तो डिसीजन पीटीआई भी ये चाहती थी कि ये दो जजेस शामिल हो। बिल्कुल ठीक। कमर जैदी, आपने सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल के हवाले से बहुत तफसीली बात की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि रियाज में सऊदी वजारत मीडिया के ज़ेर एहतमाम रियाज सीज़न में इंटरनेशनल हारमनी इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसके तहत वहाँ पर क्या होने जा रहा है आइंदे हफ्ते, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रियाज सीज़न का सिलसिला जारी है, जहाँ पर सऊदी वजारत मीडिया ने क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल हारमनी इनिशिएटिव का सिलसिला शुरू किया है। हम आपको बताएंगे इस सेगमेंट के अंदर कि इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है। पहली मरतबा रियाज सीज़न के दौरान इस सेगमेंट को ऐड किया गया है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर वक़ार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सऊदी वजारत मीडिया ने एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल हारमनी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और वो भी रियाज सीज़न के दौरान। अगर हमें थोड़ा बता सकें, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया कि इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपके इनविटेशन का और मुझे चांस देने का कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेसिकली रियाज सीज़न जो है ये हर साल होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ने एक ग्लोबल हारमनी के नाम से इनिशिएटिव लिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने जो रेजिडेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के, उनके नंबर ऑफ रेजिडेंट्स के हिसाब से उनको डिफरेंट वीक्स एलोकेट किए हैं। जिस तरह तकरीबन 9 ममालिक हैं इसमें, जिसमें इंडिया, फिलिपीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश, इजिप्ट शामिल है। और हमारा जो पाकिस्तान का इवेंट है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 30, 31, 1 नवंबर एंड 2 नवंबर तक ये 4 दिन है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम है, डेफिनेटली न सिर्फ जो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान का वीक स्टार्ट होगा वो अपने भी मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे, बल्कि दीगर ममालिक जिनके अभी आपने नाम शेयर किए उनकी जो इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व कर सकेंगे, चूँकि गालबन 45 दिन तक ये इवेंट जारी रहेगा। लेकिन हमें थोड़ा ये बताइएगा कि इस सीज़न के दौरान जो वहाँ पर कल्चरल ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वहाँ पर वो मुतलका जो ममालिक हैं उनसे मुतलका जो लोग दास्तानें हैं वो वहाँ पर पेश की जाएंगी, उसके साथ साथ उस मुल्क के मुख्तलिफ वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सारी इस किस्म की एक्टिविटी होती है वहाँ पर, ये लोगों को आपस में कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करने का ये एक मौजिब बनते हैं? जी सर, इसमें जिस तरह उन्होंने नाम ही बहुत अच्छा दिया है ग्लोबल हारमनी, तो वो एक्चुअली पूरे जिसे कहते हैं ना ग्लोब को दे आर पुटिंग इट ऑन वन प्लेस।
तो उससे डिफरेंट सिंगर्स बुला रहे हैं उन पर्टिकुलर कंट्री से, उनका फूड फेस्टिवल्स हैं उनके, यानी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स उनके किए जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ मज़े की बात यह है कि मसलन अगर पाकिस्तान का कोई इवेंट है तो इसमें ज़रूरी नहीं सिर्फ पाकिस्तान आए। आप देखेंगे कि जब आप इवेंट में जाते हैं तो पाकिस्तानी भी हैं उसमें, फ़िलिपीन भी है, इंडोनेशिया भी है, यमन भी है। इसी तरह अगर आप उनके प्रोग्राम्स में जाएं तो इट्स अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इससे बहुत आपस में हम आहंगी को बहुत सपोर्ट मिलती है, और जो आपस का रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होता है। डॉक्टर वकार साहब ये बताइएगा, जो सऊदी वजारत मीडिया ने जो विजन है 2030 के तहत ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें जो लोग शरीक हो रहे हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई, कैसे तासरात हैं इन लोगों के, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आप यानी सबसे बड़े मज़े की बात है, हमारे पंजाबी गानों पे वहाँ पे अरबी, यमनी और फ़िलिपीन और इंडोनेशियन डांस कर रहे होते हैं। तो एक ग्लोबल हार्मनी, एक उसकी फीलिंग होती है आपस में। एक जैसे आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री। तो यहाँ पे सब बड़े मिलजुल के रहते हैं। और अगर अब मसलन मैं लास्ट वीक उस इवेंट में, कुछ इवेंट्स में गया था, तो फील ही नहीं होता कि इवन अगर ये पाकिस्तानी इवेंट है या ये फ़िलिपीन इवेंट है तो ये सिर्फ एक मुल्क का है। वहाँ पे आप देखेंगे आपको सारी नेशनैलिटी मिलेंगी, सारे मिल के उन्हीं के खाने खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके सिंगर्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं। तो इट्स, और यही बेसिकली 2030 का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव के ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। तो ये प्रोग्राम इसमें बहुत मैं समझता हूँ कि कामयाब रहा इस सिलसिले में। और जो मैंने देखा वहाँ जाके कि लोग बहुत खुश हैं। और अभी तो अगर आप सोशल मीडिया देखें तो पाकिस्तान वीक हमारा 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया भरा हुआ है कि मसलन अली ज़फ़र साहब 31 अक्टूबर को आ रहे हैं। आप देखें तो लोग अभी से ही मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, और दूसरे प्रोग्राम के भी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, एंथुसियाज्म है बिल्कुल इस सही। पूरी और चीज़ में। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि रियाज सीज़न में जो दुनिया भर से आए लोग हैं, उम्रा ज़ायरीन हैं, वो कैसे शिरकत कर सकते हैं, क्या शरीक हो सकते हैं ये जो जी प्रोग्राम बिल्कुल, चल रहा है? बहुत से लोग जो है वो, मैंने अभी पाकिस्तान वीक तो शुरू नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बहुत से दूसरे ममालिक के लोग देखे हैं कि जो लोग स्पेशली इन इवेंट्स में आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक चांस मिलता है अपने रेजिडेंट्स भी देखने का कि यहाँ पे रिहाइश कैसी है। मतलब बहुत से लोग जो कि सऊदीया मूव होना चाहते हैं, तो जब वो वहाँ इन इवेंट्स में जाते हैं तो उनको ये पता लगता है कि कैसे, यानी हाउ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आर लिविंग टुगेदर। तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है ऑब्जर्व करने का कि यहाँ पे रेजिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और जहाँ तक उम्रे का उसमें ताल्लुक है तो इट्स ओपन नाउ कि आप जस्ट यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय प्लेन, आप वहाँ जाएं। इन 4 दिनों में इट्स एंट्री इज़ फ्री, यानी आप ये देखें कि सारे सिंगर्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन जितने एक्सपेंस है वो सऊदी गवर्नमेंट बेयर कर रही है, और उसकी एंट्री बिल्कुल फॉर ठीक। ऑल कंट्रीज, फॉर ऑल पीपल आर फ्री। यकीनी तौर के ऊपर एक यूनिक ये इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट का, लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा इवेंट भी है। आपने जैसे कि जिक्र किया 9 ममालिक के यहाँ पर उनसे मुतलका इंतजामात किए गए हैं, और डिफरेंट वीक्स में उनके मुतलका ममालिक के यहाँ पर पवेलियन में तमाम अरेंजमेंट होंगे। तो इतना बड़ा इवेंट है, तो इस सारे इवेंट के अंदर सिर्फ सऊदी वजारत मीडिया का ही किरदार है, या सऊदी वजारत मीडिया ने इसके अंदर क्या क्या यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं मुख्तलिफ विजिटर्स के लिए, और मकामी तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले जो मकामी अफराद हैं गैर मुल्कियों के लिए, किस तरीके से वजारत मीडिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया? जी बेसिकली ग्लोबल हार्मनी रियाद सीजन के अंदर जो है वो इन कोलैबोरेशन विद जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी, इट्स एन इनिशिएटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया। ये बेसिकली ग्लोबल हार्मनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया का इनिशिएटिव है, और डेफिनेटली जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी इसमें पार्टनर है। तो जो मेन स्टेक होल्डर है इसमें अरेंज करने में, वो बेसिकली, और इनिशिएट करने में, वो बेसिकली है ही बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ सही। मीडिया। डॉक्टर साहब, जो ये रियाज सीज़न है, ये जो सऊदी अरब में लोग मकामी रहने वाले हैं और जो दूसरे मुल्कों के लोग वहाँ जा रहे हैं, इनके दरमियान कैसे हमआहंगी कैसे पैदा कर रहे हैं? क्योंकि एक मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, ये कैसे आम होती हैं चीज़ें सारी? सर मैंने आपको बताया ना कि वो सबसे बड़ी वो जो कहते हैं ना कि
वो आपकी नेटवर्किंग होती है वो एग्जैक्टली अनऑफिशियल होती है। तो जब 2-3 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ एक ही पंजाबी पे गाने पे भंगड़ा डालेंगे तो बेसिकली उनकी आपस में आप इंटरेक्शन का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हद तक बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया कि ये इवेंट्स इट्स नॉट कि ये पाकिस्तानी है तो सिर्फ पाकिस्तानी जाएंगे, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। और आप किसी भी इवेंट में जाएंगे तो उसमें तमाम नेशनैलिटीज़ आई हुई हैं और तमाम नेशनैलिटीज़ इकट्ठा, मसलन अगर वो पाकिस्तानी खाना है तो आप देखेंगे सब पाकिस्तानी खाना ट्राई कर रहे होंगे, और अगर कोई फ़िलिपीन का इवेंट है तो फ़िलिपीन का खाना सब ट्राई कर रहे होंगे। इसी तरह उनके गाने सुन रहे होंगे, उनके वो कहते हैं ना म्यूज़िक की कोई वो जो होता है लैंग्वेज नहीं होती। तो उस तहत तकरीबन दे व्हाट विल इट्स लाइक दे आर लिविंग बिल्कुल लाइक वन फैमिली। बिल्कुल ऐसा है, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज भी नहीं होती और म्यूज़िक की कोई सरहद भी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने डॉक्टर साहब। तो लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप ख़ुद भी एक तवील अरसे से सऊदी अरब में मुकीम हैं और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी भी वहाँ पर रहते हैं। तो अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है रियाज सीज़न के दौरान ग्लोबल हारमनी का, आप समेत दीगर पाकिस्तानी इस इनिशिएटिव को किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तानी डेफिनेटली देखें ना, अगर आप एक रियाद सीज़न है, सऊदी गवर्नमेंट सिर्फ अपने नेशनल्स के लिए भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जितने रेजिडेंट, जितने लोग उनके मुल्क में रह रहे हैं, हर मुल्क हर उस बंदे के लिए अरेंजमेंट की है। तो डेफिनेटली हम तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि फ्री एंट्री, फ्री टिकट, सारे एक्सपेंडिचर बेयर कर रहे हैं और हर मुल्क को उसके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए मौके प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। डेफिनेटली बहुत हर बंदा इसको बहुत जिसे कहते हैं ना पॉजिटिवली देखता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सऊदी अरब से आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, 30 अक्टूबर से रियाज सीज़न में ग्लोबल हारमनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान की वीक स्टार्ट होगा और पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की मौशरत, पाकिस्तान की मौशियत समेत मुख्तलिफ एंगल से वहाँ पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि सऊदी अरब के रहने लोगों के लिए भी और दीगर मुल्कों के लोगों के लिए भी बहुत शानदार किस्म के मौके होंगे कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कल्चर को समझ सकें, पाकिस्तान की मसनूआत को देख सकें, पाकिस्तान के फूड से वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बड़ा यूनिक किस्म का ये एक मौका होगा। और ऐसे पाकिस्तानी जो इस वक्त मौजूद हैं या विज़िट पर गए हुए सऊदी अरब, तो वो भी यकीनी तौर के ऊपर इस सीज़न में, रियाज सीज़न के दौरान इस ग्लोबल हारमनी इनिशिएटिव के इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।